नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी तक हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में हमने 3-4 लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री में ही आज हम आपको मृदभांड पढ़ाने के लिए बोले थे। मृदभांड में मैंने बताया था आपको कि मृदभांड को ही पुरातत्व का अल्फ़ाबेट अर्थात वर्णमाला बोलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मृदभांड नहीं पढ़ाया गया तो आप ये समझ लीजिए कि वर्णमाला नहीं पढ़ेगा। जब तक वर्णमाला न पढ़ाई जाए तब तक आपको किसी भी भाषा को समझने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, बहुत सारी समस्याएं होंगी। जैसे हिंदी आपको सीखनी है तो पहले तो हिंदी की वर्णमाला, इंग्लिश सीखनी तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये सारी चीज़ें आपको विद्युत तरीके से आनी चाहिए। मृदभांड एक ऐसा टॉपिक है जिसको पॉटरी बोलते हैं इंग्लिश में। पॉट से इस वर्ड का मॉडिफाई किया गया है, पॉट से पॉटरी। ठीक, तो मृदभांड से क्वेश्चन कंपलसरी ही है। अगर आप जब भी जैसे नेट वेट यूजीसी को कोई एग्ज़ाम आप देंगे तो वहाँ पर अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको मृदभांड से एक आधे 2-3 क्वेश्चन, कम से कम 2-3 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, क्योंकि किसी भी भाषा की वर्णमाला यानी बेस ज़रूरी होती है। तो इसलिए ये जो है वर्णमाला कहा जाता है इसको पुरातत्व का। तो चलिए देखते हैं हम मृदभांड। हेडिंग, आज का हमारा टॉपिक है मृदभांड। मृदभांड को इंग्लिश में पॉटरी बोलते हैं। करेक्ट स्पेल्ड इज पॉटरी। ठीक, तो मृदभांड की बात की जाए तो मृदभांड की शुरुआत विश्व स्तर पर फिलिंडर ने की थी। विश्व स्तर पर किसने की थी? विश्व स्तर की अगर बात की जाए तो फिलिंडर महोदय ने की थी मृदभांड की शुरुआत, फिलिंडर महोदय ने। और इसे पुरातत्व का वर्णमाला अर्थात अल्फ़ाबेट बोलते हैं मृदभांड को। तो आप खुद ही देखिए, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको अक्सर क्वेश्चन मिलते रहते हैं मृदभांड। और मृदभांड एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत रेयर आपको पढ़ाया जाता है। इसलिए यहाँ से जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हमारे पास एक सबसे अच्छा साधन होता है, सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि उस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन को छोड़ने के तरीके से एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, एग्ज़ाम अटेंड करेंगे तो आप सिंपल सी बात है, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। रीज़न क्योंकि आपने पहले सोच रखा है कि हमें क्वेश्चन ड्रॉप करना है, हमें छोड़ना है। तो इसलिए क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करना है, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा मुझे गेन करने हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रयास हो, हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को गेन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसलिए विश्व स्तर पर मृदभांड की शुरुआत किसने की थी? तो फिलिंडर ने। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में मृदभांड की शुरुआत किसने की थी, या पुरातत्व को वर्णमाला किसे कहा जाता है? तो पुरातत्व को वर्णमाला मृदभांड को कहते हैं। लेकिन भारत की अगर बात की जाए तो भारत में आपका इसकी शुरुआत की थी बीबी लाल ने। बीबी लाल महोदय हैं जिन्होंने भारत में मृदभांड की शुरुआत की थी। तो ये मृदभांड क्या होता है? मतलब वर्तमान में हम लोग क्या करते हैं? स्टील के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। चांदी का दौर है नहीं, क्योंकि चांदी काफ़ी महंगी है। चांदी में बहुत रईस लोग पर कोई भी नहीं इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ चांदी, स्टील, तांबा, पीतल, कांस्य, जस्ता, ऐसे धातुओं के हम बर्तन इस्तेमाल करते हैं अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार। ठीक है, तो वहीं पर जो मध्यम वर्गीय यानी लोअर क्लास के जो लोग थे वो सरासर यानी पूरी तरीके से ऐसे मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे जो बहुत ही नॉर्मल रहते थे। उनके ऊपर जो मध्यम वर्ग था वो थोड़ा स्टैंडर्ड क्वालिटी का, जो वीवीआईपी यानी उच्च स्तर का जो कैटेगरी के लोग थे उनके यहाँ जो मृदभांड था वो थोड़ा डिजाइनिंग वाला था। लेकिन जो वीवीआईपी टाइप के थे वो प्रीमियम क्वालिटी इस्तेमाल करते थे। प्रीमियम क्वालिटी का कहने का तात्पर्य होता है कि मतलब एक उच्च स्तर तक। ठीक, तो एलाइट कैंडिडेट। तो विश्व स्तर पर फिलिंडर ने मृदभांड की शुरुआत की थी। पुरातत्व का वर्णमाला मृदभांड को कहते हैं। बीबी लाल ने इसकी शुरुआत भारत में की थी। फिर यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि इसकी खोज किस काल में हुई? तो आपको बता दें, इसकी खोज, मृदभांड की खोज नवपाषाण काल में हुई। कब हुई? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में इसके साक्ष्य सबसे पहले इलाहाबाद से मिले हैं। इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज। ठीक, प्रयाग या प्रयागराज। तो सबसे पहले इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? इलाहाबाद।
या प्रयागराज। क्लियर, क्योंकि इसका वर्तमान नाम क्या है, प्रयागराज है। दूसरी चीज़, अगर यहीं से 3 क्वेश्चन बनते, 3 क्वेश्चन, सबसे पहले मृदभांड के साक्ष्य इलाहाबाद से, सबसे ज़्यादा मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुई, सबसे ज़्यादा व्यवस्थित क्रम से कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपको हर एक चीज़ में बता दूं कि मृदभांड तो सबसे पहले नवपाषाण काल में इलाहाबाद से प्राप्त हुए सबसे पहले साक्ष्य, नहीं सबसे ज़्यादा हरियाणा से। कहाँ से, हरियाणा से। हरियाणा जो क्या कह स्टेट है, दिल्ली के बगल में पड़ता है, वहाँ से हरियाणा से सबसे ज़्यादा मृदभांड की साक्ष्य मिली। साक्ष्य के मतलब सबसे ज़्यादा मृदभांड वहीं से मिली, हरियाणा से। लेकिन अगर पूछे व्यवस्थित क्रम से, व्यवस्थित ढंग से मृदभांड सबसे ज़्यादा, व्यवस्थित ढंग से मृदभांड की प्राप्ति कहाँ से हुई, तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है, अगर आपको पता हो तो हस्तिनापुर, वर्तमान में दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं ये सारे, कि मृदभांड की शुरुआत इस स्तर पर फ्लेंडर ने, क्योंकि फ्लेंडर ने कहा भाई अगर आप मृदभांड के बारे में नहीं जानेंगे तो आप ये जान लीजिए कि आप पुरातत्व विभाग यानी प्राचीन इतिहास का एक बड़ा हिस्सा छोड़ रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसलिए इसको भी शामिल किया गया और इसको पुरातत्व विभाग का यानी पुरातत्व का आर्कियोलॉजी का अल्फ़ाबेट या वर्णमाला, पुरातत्व का वर्णमाला बोलते हैं। वहीं पर भारत स्तर पर नेशनल लेवल पर हमारे यहाँ शुरुआत बीबी लाल ने की थी। और दूसरी चीज़, इसकी सबसे पहले शुरुआत किस काल से हुई, तो नवपाषाण काल में इसके सबसे पहले साक्ष्य इलाहाबाद, जिसको वर्तमान में प्रयागराज बोलते हैं। सबसे ज़्यादा साक्ष्य हरियाणा से मिले हैं पुरातत्व के साक्ष्य, यानी बर्तन। कहीं से थरिया मिल गए, कहीं से कटोरिया मिल गए, कहीं से कटोरो मिल गया, कहीं से गिलास मिल गया, मिली मिट्टी के। ठीक, कहीं फिर मिला कोई डिजाइनिंग दार मिल गया, फिर कहीं देखा अच्छा लोग डिनर सेट भी इस्तेमाल करते थे। हमारे यहाँ कांच का डिनर सेट चलता है, चीनी मिट्टी का चलता है और स्टील का डिनर सेट चलता है, लेकिन वहाँ पर सारे डिनर सेट मिट्टी के थे। क्लियर, लेकिन उन्हीं में कई सारे कैटेगरीज थी, कोई कढ़ाईदार था, कोई डिजाइनिंग दार था, कोई तरह बेतरह के थे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से हस्तिनापुर से। दूसरी चीज़, यहीं से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत, जैसे आपसे जीवाश्म खोज, जीवाश्म को जब भी कोई मिलता है तो उसकी जानकारी हमें किस चीज़ से मिल जाती है, कार्बन 14 से। ठीक, कार्बन 14 से हम किसी भी जीवाश्म के समय के बारे में जान सकते हैं। ठीक, लेकिन वहीं पर अगर आपको चट्टान की आयु ज्ञात करनी हो तो चट्टान की आयु ज्ञात करने की यूरेनियम का इस्तेमाल कर लेते हैं। किसका, यूरेनियम का। लेकिन पेड़ पौधों की जानकारी करने के लिए पेड़ पौधों के उनके वलयों को गिन लेते हैं, जिसकी वजह से पेड़ पौधों की जानकारी मिल जाती है। जानवरों की जानकारी उनके हड्डी और सींग से पता चल जाता है, सींग और दांत से, सींग और दांत से जानकारी इनकी मिल जाती है। वहीं पर लेकिन मृदभांड की जानकारी, जैसे मिट्टी से जीवाश्म में ये तो पता चल जाएगा कि किस काल का है, लेकिन मिट्टी किस समय की है इसकी जानकारी सिर्फ 14 से नहीं याद कर सकते। ठीक, तो मृदभांड की जानकारी या मृदभांड की आयु ज्ञात करने के लिए, मृदभांड की आयु ज्ञात करने के लिए हम जिस तत्व का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं, थर्मोल्यूमिशन। क्या बोलते हैं, थर्मोल्यूमिशन। थर्मोल्यूमिशन से आप जो है मृदभांड की आयु ज्ञात कर सकते हैं। किससे, थर्मोल्यूमिशन से। वहीं पर जीवाश्म की जानकारी आप किससे प्राप्त कर सकते हैं, C14 से। वहीं पर चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम का। पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने के हम उसके वलयों को गिन लेते हैं। ठीक, लेकिन जानवरों की जानकारी आयु ज्ञात करने के लिए हम क्या, उनके सींग और दांत से पता चल जाता है। लेकिन वहीं पर मृदभांडों की जानकारी, मृदभांड यानी जो कि मिट्टी से बने होते हैं, जैसे मिट्टी की तो आप C14 से जानेंगे, लेकिन मिट्टी पक गई है तो उसकी कैसे जानकारी, मृदभांड। ठीक, तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसकी थर्मोल्यूमिशन से की आयु ज्ञात करते हैं। थर्मोल्यूमिशन अक्सर पूछ जाता है कि थर्मोल्यूमिशन से किसकी आयु ज्ञात कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मृदभांड की आयु थर्मोल्यूमिशन से की जाती है। क्लियर। वहीं पर मानव द्वारा खोजा गया, क्या, मानव द्वारा खोजा गया प्रथम रासायनिक पदार्थ क्या है, मृदभांड है। मानव द्वारा खोजा गया प्रथम रासायनिक पदार्थ क्या है, मृदभांड है। क्यों, क्योंकि मिट्टी में कुछ ना कुछ रसायन मिलाते होंगे, क्योंकि सिंपली मिट्टी से आप बनाएंगे तो
बन तो जाएगा लेकिन उसकी आयु ज़्यादा नहीं होगी। इसलिए फिर हम मिट्टी में धीरे धीरे क्या करते, मतलब कोई भी चीज़ आप सिंपली चीज़ आपको पता है साधारणतः है कि कोई भी चीज़ अगर आप बनाएंगे तो वो लंबे अरसे तक वो उसका इस्तेमाल हो या लंबे अरसे तक वो बनी रहे, इसलिए उसमें हम क्या करेंगे, मैंने कोई चीज़ बनाई वो लंबे अरसे तक नहीं टिकी तो हम कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफाई करेंगे, कुछ ना कुछ उसमें फेरबदल हम करेंगे ताकि चीज़ें थोड़ा हमारे अनुसार हमारे समय तक का चल सकें। फिर थोड़ा मॉडिफाई करेंगे ताकि अगली जनरेशन तक चल सके या कई पीढ़ी दर पीढ़ी चल सके। इन सब चीज़ों के लिए हम कुछ ना कुछ मॉडिफाई करेंगे। अगर कोई भी चीज़ आप बनाएंगे तो मिट्टी बनाने को के बर्तनों को लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जा सके, बरता किया जा, क्या कहा जाता है उसको, बैपरा जाए, इसलिए उसमें फिर रसायन मिलाया गया। तो इसलिए पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में या मानव द्वारा खोजा गया प्रथम रासायनिक पदार्थ क्या है, मृतभांड है। क्लियर। आगे अब मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि हड़प्पा सभ्यता था या सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे इसी आद्य ऐतिहासिक काल में। फिर वैदिक सभ्यता के बाद लोगों में थोड़ा वैदिक काल क्यों कहा गया इसको, क्योंकि वहाँ पर लोगों ने वेद वगैरह पढ़े तो वेदों से जो जानकारी मिल सके इसलिए उसका नाम, उस कालखंड का नाम वैदिक काल रख दिया गया। लेकिन उसके बाद कौन सा काल आता है, महाजनपद काल आता है। ठीक, महाजनपद काल। तो महाजनपद काल के बाद महाजनपद का समय आता है, यानी बड़े बड़े जनपद मिलकर महाजनपद बनाते थे। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें मॉडिफाई हुई और छोटे छोटे कालखंडों में भारत डिवाइड हुआ। ऐसे फिर कई राजा तैयार हुए जिन्होंने अखंड भारत को बनाया, फिर अखंड भारत में डिवाइड हो। ऐसे ये प्रक्रिया चलती रही है, लेकिन होते करते चीज़ें चलती रही हैं। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा मृतभांड पाया गया, वैदिक काल या वैदिक सभ्यता से कौन सा मृतभांड पाया गया, या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाजनपद से कौन सा मृतभांड पाया गया, या फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा मृतभांड है जो तीनों कालों में कॉमन रहा हो। तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से बन देते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए पहले तो इसको रफ कर देते हैं, क्योंकि नीचे आपको दिखाई दे या ना दे इसलिए हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले हड़प्पा में जानेंगे कौन से किस प्रकार के मृतभांड पाए गए, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि वैदिक सभ्यता में किस प्रकार के मृतभांड पाए गए, फिर हम जानेंगे कि महाजनपद में। तो हड़प्पा या सिंधु, हड़प्पा के बाद कौन सा काल आएगा, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, फिर महाजनपद का समय आएगा। कितने थे, 16 थे। क्लियर। ये तो हड़प्पा की अगर बात की जाए तो हड़प्पा से जो सबसे पहला साक्ष्य मिला या जो मृतभांड मिले वो हैं गैरिक मृतभांड। गैरिक यानी क्या बोलते हैं इसको, गैरिक कौन सा, गेरुआ कलर। गैरिक यानी गेरुआ कलर के मृतभांड मिले। गेरू लाल होता है इसलिए इसको लाल रंग का मृतभांड भी बोलते हैं, या इसे गेरुआ मृतभांड बोलते हैं या गैरिक मृतभांड बोलते हैं। तो कैसा यहाँ हड़प्पा से कैसा मिला, गैरिक मृतभांड, गैरिक रंग का मृतभांड। ठीक, लेकिन गैरिक रंग का जो मृतभांड मिला इसको इंग्लिश से बोलते हैं ऑकर। ठीक, OCHAR, ऑकर, ऑकर कलर पाटरी। ठीक, ऑकर कलर पाटरी, POTTARY पाटरी, ऑकर कलर पाटरी। हिंदी क्या आती है, गैरिक रंग मृतभांड, या गैरिक यानी गेरुआ होता है। गेरू किस रंग का होता है, लाल, तो इसलिए इसको क्या बोलते थे, लाल रंग के मृतभांड भी बोल देते हैं इसको हड़प्पा काल में। तो आज से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा काल में किस प्रकार किस रंग के मृतभांड प्राप्त हुए, तो गैरिक रंग के। इंग्लिश में कई बार पूछ लिया जाता है UPSC या PCS में, तो आप तो वहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में देते हैं ऑकर का OCP, और एक बार UPSC में पूछ लिया गया तो बस ये छोड़ कर चलेंगे, अरे OCP क्या है, अच्छा OCP क्या होता है। तो ऐसी चीज़ें, तो हर एक चीज़ छोटी बड़ी बारीक से बारीक चीज़ भी आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आप एक प्रतिष्ठित जॉब पाना चाहते हैं। तो मेरा जो कंटेंट है वो किसी भी लेवल यानी UPSC लेवल की तो मैं बात गारंटी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर
जो करंट अफेयर से चीज़ें अपडेट करके पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैं इन चीज़ों को करंट अफेयर से अपडेट करने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन उस तरीके से नहीं कर पाता। लेकिन यूपीएससी लेवल, सॉरी पीसीएस लेवल तक के आँख मूंद कर आप क्लास में रिटेन करिए, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप प्री तो क्वालिफाई कर ले जाएंगे और मेंस भी काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा, क्योंकि मैं इस लेवल से पढ़ाता हूँ, इस हिसाब से पढ़ाता हूँ कि ताकि आपको अगर मेंस की क्लास भी लेनी पड़े तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए, तो गहरे रंग के मृदभांड हड़प्पा से। अब वैदिक काल के पूछ लेते हैं कि वैदिक काल में किस रंग के मृदभांड प्राप्त हुए। तो वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड, कैसे, सॉरी चित्रित धूसर मृदभांड, चित्र का इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रिंट, क्लियर, चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित क्या बोल देंगे, प्रिंट, ठीक, या पेंट, तो पेंटेड, धूसर यानी धूसर यानी मिट्टी के रंग का, और मिट्टी के रंग कैसा था, ग्रे कलर का होती मिट्टी, तो इसलिए क्या बोलते हैं, पेंट, पेंटेड ग्रे पॉटरी, क्लियर, पॉटरी या इसी को बोलते हैं वर, WARE, वर, क्लियर, पॉटरी या वर बोल देते हैं, पेंटेड ग्रे पॉटरी या वर। तो अक्सर जो यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल करते हैं, पॉटरी का इस्तेमाल नहीं करते, वर का इस्तेमाल करते, WARE क्या, क्लियर। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, PGW, PGW क्या है, ठीक। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। लेकिन वैदिक काल में जो उच्च लेवल यानी हाई लेवल, हाई प्रोफाइल लेवल के जो कैंडिडेट थे, जो भी सिविलियंस थे, जो भी नागरिक थे, वो जो है प्रीमियम क्वालिटी के मृदभांड इस्तेमाल करते थे। कौन से, प्रीमियम बोलते हैं, प्रीमियम लोग हैं ये, कहने का मतलब प्रीमियम लोग प्रयोग करते थे, ठीक, मतलब थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा मतलब वो अच्छा, जैसे सिंपल चीज़ है, जैसे हमारे और आपके यहाँ हम जैसे किसी क्या बोलते हैं इसको, लोअर कैटेगरी में जाएंगे तो वहाँ पर जो बर्तन मिलेंगे वो ऐसे नॉर्मल, कहा गंदे संदे तो नहीं, तो साफ़ सुथरे तो मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा हाई फाई नहीं मिलेंगे। लेकिन कहा न मेहमान आते हो तो थोड़ा बदल जाते हैं, या गरीब है तो एक ही बर्तन उनके यहाँ बहुत बड़ी बात है कि अपने ही लिए हो, तो वही सभी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जैसे वो मध्यम वर्ग में आएंगे तो मध्यम वर्ग में आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो बर्तन पर डे इस्तेमाल करते हैं वही बर्तन हर इंसान के, लेकिन गरीब वाले से थोड़ा अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करेंगे। और जब गरीब वाले से थोड़ा अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर आप देखेंगे जब मेहमान वगैरह आएंगे तो उनके लिए और थोड़ा अच्छे बर्तन निकाल देंगे, कढ़े वढ़े, मतलब डिजाइनिंग वाइनिंग टाइप के, ठीक। लेकिन जब और हाई फाई यानी VIP कैटेगरी में आप पहुँचेंगे, उच्च स्तर के लेवल के लोगों के पास, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हम मेहमानों के लिए इस्तेमाल करते तो वो डेली इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो जो मेहमानों के लिए इस्तेमाल करते वो और भी स्टैंडर्ड क्वालिटी का होता, तो उसको बोल देते प्रीमियम, क्लियर। तो वैदिक काल में लोग कैसे बर्तन इस्तेमाल करते थे, प्रीमियम मृदभांड का इस्तेमाल करते थे। तो कई बार पूछा गया प्रीमियम मृदभांड किस कालखंड में साक्ष्य मिले, तो वैदिक काल में, क्लियर। अगला महाजनपद काल, महाजनपद काल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो मृदभांड मिले वो पॉलिश किए हुए यानी चमकीले हैं। तो क्या, तो कैसे, पॉलिश या चमकीला मृदभांड, चमकीला या पॉलिश मृदभांड, क्लियर। चमकीला को पॉलिश बोल देते, पॉलिश हो गई, ठीक। तो चाहे चमकीला बोलो चाहे पॉलिश मृदभांड। तो कई बार पूछा है चमकीले या पॉलिश मृदभांड किस काल की पहचान है, तो महाजनपद काल की, क्लियर। लेकिन इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, उत्तरी काले, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, ठीक। इंग्लिश क्या, उत्तरी क्या, नॉर्थ, काले के ब्लैक, नॉर्थ ब्लैक, चमकीले का क्या हो जाएगा, पॉलिश्ड,
पॉलिश्ड वेयर। क्लियर। इसकी जानकारी 600 ईसा पूर्व तक होती है, 600 ईस्वी तक। मतलब ये महाजनपद या 600 ईस्वी तक इसके साक्ष्य मिलते हैं महाजनपद, तो 600 ईस्वी तक ये था। लेकिन यहीं पर इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक पदार्थ का यहाँ पर उपयोग है। किसका? रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया गया। रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया गया यहाँ पर। किसमें भाई? चमकीला है तो आप सिंपल सी चीज़ आप खुद ही सोचिए कि किसी न किसी रसायन का इस्तेमाल करेंगे। भैया आप घर बनवा लेते हैं, घर चमकता है नहीं चमकता है, उस पर आप प्लास्टर करते हैं, घर चमका नहीं चमका। लेकिन हाँ, ईंटें जो दिख रही थी दीवारें, अब वो ईंटें दीवारें नहीं दिखेंगी। अब एक पूरा एक ही लेवल, मतलब एक लेवल से दीवारें एक साइज से हो जाएंगी। ईंटें में क्या था, कहीं डाउन कहीं अप डाउन, इसीलिए हम प्लास्टर करते हैं। फिर प्लास्टर के बाद अभी घर चमका नहीं, उसको चमकने के लिए हम पेंट करवाएंगे, कोई ना कोई कलर करवाएंगे। तो उस पेंट में कौन से क्या होगा, वो कलर क्यों चमकेगा? क्योंकि उसमें कोई ना कोई रसायन होगा। जैसे सिंपल सी चीज़ है, अगर आप नेल पेंट इस्तेमाल करते हैं तो नेल पेंट में शाइनिंग तभी आती है जब उसमें कोई ना कोई केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो ऐसे ही इन बर्तनों को चमकने के लिए यानी पॉलिश के लिए रसायन का इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल चीज़, रासायनिक पदार्थ प्रयोग किए जाने वाले मृदभांड किस कालखंड की पहचान है? तो महाजनपद काल। या किस महाजनपद काल में किस प्रकार के मृदभांड की जानकारी या साक्ष्य मिले हैं? तो पॉलिश्ड मृदभांड, पॉटरी या वर, या फिर नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। क्लियर? आ रहा है समझ में? चलिए अब यहीं से क्वेश्चन पूछता है, ऐसा कौन सा मृदभांड है जो तीनों कालखंडों में कॉमन हो? हड़प्पा में भी पाया गया हो, वैदिक काल में भी पाया गया हो, महाजनपद काल में भी पाया गया है। तो वो जो पात्र है उसका नाम है क्या नाम है? काले लाल रंग के मृदभांड। काले लाल रंग के मृदभांड, ये कॉमन है तीनों कालखंडों। हड़प्पा भी पाया गया, वैदिक में भी पाया गया और महाजनपद में भी पाया गया। क्लियर? तो ये कॉमन है। लेकिन इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई? काले का ब्लैक, लाल का रेड मृदभांड वेयर। लेकिन इसकी एक हिंदी, और काले को क्या बोलते हैं? कृष्ण बोल देते हैं, तो कृष्ण। लाल को क्या बोल सकते हैं? सोचो, लोहा किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है, इसलिए क्या बोल सकते हैं? लोहित। कृष्ण लोहित मृदभांड। क्लियर? मृदभांड, कृष्ण लोहित मृदभांड किस कालखंड में प्राप्त हुए हैं? या तीनों कालखंडों में कौन सा मृदभांड पाया गया जो कॉमन रहा? तो कृष्ण लोहित मृदभांड, या इंग्लिश से पूछेगा ब्लैक रेड वेयर, या काले लाल रंग मृदभांड। क्लियर? आगे समझ में? दूसरी चीज ये भी बोलो कि ये ताम्र पाषाण से, ताम्र पाषाण पूरा पाषाण काल में मैंने आपको पढ़ाया था। पूरा पाषाण काल का चौथा चार कालखंड में बांटा गया। पूरा पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ठीक, तो नव पाषाण काल को क्या बोला गया था? नव पाषाण काल को बोला गया था मेगालिथ, मध्य पाषाण काल को मैकोलिथ और ताम्र पाषाण काल को चिल्कोलिथ। क्लियर? ये इंग्लिश वर्जन आपको पता है, इंग्लिश वर्ड पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन मॉडिफाई कर देता है, हिंदी जगह इंग्लिश पूछ लेता है कि मिलाओ ताम्र पाषाण काल, मैच कराओ। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ताम्र पाषाण से लेकर महाजनपद तक ये मृदभांड मिलते हैं। क्लियर? दूसरी चीज, जॉन बुश। जॉन बुश के बारे में क्या बताया मैंने, बताओ। तो जॉन बुश के बारे में मैंने बताया था कि विश्व का पुरातत्व का जनक कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड लेवल पर पुरातत्व का जनक कौन है, विश्व स्तर पर पुरातत्व विभाग का जनक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए जॉन बुश। कौन? जॉन बुश। लेकिन भारत पर नेशनल लेवल पे कौन है? कनिंघम। क्लियर? अब इसके आगे 3-4 सभ्यता हैं
उनके बारे में आपको पता है। नील नदी की सभ्यता यानी मिस्र की नदी सभ्यता, नील नदी की सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। वो नील नदी की सभ्यता इसलिए बोली जाती है क्योंकि मिस्र जो है नील नदी के तट पे है। मिस्र को नील नदी का वरदान बोला जाता है। वहीं फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता, या मेसोपोटामिया का इराक में, या इराक की सभ्यता बोल देते हैं। ठीक, तो ये कई सारी सभ्यताएं भी आपको पढ़नी है। तो चलिए एक आधी आज हम पढ़ा देते हैं आपको आज, ताकि जितना ज़्यादा कवर हो जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज हम पढ़ा देते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता वर्तमान में कहाँ? इराक में। स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहें, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ है? इराक में है। चलिए भैया देखते हैं मेसोपोटामिया, हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया सभ्यता। अक्सर इसको कंपैरिजन में पढ़ते तो ज़्यादा अच्छा रहता। जैसे हड़प्पा या सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता बताई जाती है आपको? शहरी सभ्यता, अर्बन सिविलाइजेशन बताया जाता है, ठीक। लेकिन ये कैसी सभ्यता है? फर्स्ट पॉइंट, मेसोपोटामिया जो सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। गांव वाले लोग यहाँ पर ज़्यादा पाए गए, मतलब इनका रहन सहन गांव जैसे लोगों का था, इसलिए क्या बोल देते हैं कि ये कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक। दूसरी चीज़, ग्रामीणी या इसी को देहाती बोल देते हैं। कौन सी नदियों के तट पे थी ये सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता किन नदियों के तट पे थी? तो आपको तो पता होना चाहिए, टिब्रिस और यूफ्रेटस। टिब्रिस और यूफ्रेटस, यूफ्रेटस, इन दो नदियों के मध्य स्थित थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। टिब्रिस और यूफ्रेटस अक्सर पूछ लेता, टिब्रिस और यूफ्रेटस किस देश की नदियां हैं? तो आपको पता होना चाहिए इराक की। क्लियर? दूसरी चीज़, या टिब्रिस और यूफ्रेटस नदियों के मध्य में कौन सी सभ्यता थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। या किस सभ्यता का उदय हुआ? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। या किस सभ्यता के साक्ष्य मिले? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। और सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी? सबसे प्राचीनतम सभ्यता यही है, प्राचीनतम सभ्यता। प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, सबसे प्राचीन, ठीक। हड़प्पा सभ्यता इसके बाद आई है, ठीक। मेसोपोटामिया जितनी भी सभ्यताएं अब पढ़ेंगे आप, वो इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता थी। दूसरी चीज, लगभग 5000 ईसा पूर्व कब की थी? लगभग 5000 ईसा पूर्व से। क्लियर? ईसा पूर्व 5000 हो गई, और 2000 ऐसी अगर आज से देखा जाए तो 7000 ईसा पूर्व। समझे? आगे तो टिब्रिस और यूफ्रेटस दो नदियों के मध्य सभ्यता स्थित थी। और सबसे पहले ग्रामीण या देहाती सभ्यता थी, ठीक। रीजन, क्योंकि यहाँ पे जो साक्ष्य पाए गए वो ये बताते हैं कि यहाँ पर लोग, जैसे देहाती लोग कैसे रहते हैं, जैसे ये घर है, गांव में क्या है, घर है, तो जैसे घर का पानी निकलना है तो यहाँ एक गड्ढा खोद देंगे। गड्ढा तक कब खोदेंगे? जब मूड़न छादन बियाव बर हुई तो यह पानी में आ जाए, ठीक। लेकिन अगर उनके यहाँ घर में मूड़न छादन बियाव नहीं है तो क्या करिए? अभी यह पानी ऐसे बही रहा गलियारा बढ़ रहा, ठीक। एक दिन ऐसा है वो रास्ता बंद हो जाता है, फिर धीरे धीरे यहाँ पर आगे बढ़े लागत, यहाँ अब करकट डाला शुरू कर दें, ताकि कहीं भैया या करकटेले डालें जो या कचरा है या बंद हो जाए। कचरा जब बंद हो जाए तो यहाँ धीरे धीरे यहाँ झाड़ू लगा शुरू कर दें, झाड़ू लगा तो यहाँ से घर बनाओ शुरू कर दें। फिर आगे जब कोनो खोजबीन हुई तो इनका घर गिरंग नंबर आ जाए, जब वह रोड बताओ जाए कि अभी रोड पास हो गया, तब इनका कहीं अब फिर अर्जी लगाई हैं कि हमारा घर गिर जाइए है, तो पहले काहे गिरा बना रहा है, ठीक। ये सारी चीज़ें, तो ये पाया गया कि वहाँ जो घर थे तो उनके घर के बगल में ही नालियों का पानी आता था, ठीक। तो इसलिए ये अनुमान लगाया कि एक ऐसी सभ्यता थी ग्रामीण। जबकि शहरी क्या थी? सभी घर रोड के किनारे थे और सभी घरों का पानी रोड के किनारे से एक नाली गई थी, वहाँ पर आता था और फिर जाके किसी एक जगह गिरा दिया जाता था। क्लियर? तो वो शहरी सभ्यता थी। कहाँ देखा था आपने? सिंधु सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में, आपको मैंने दिखाया था, समझाया था। ये प्राचीनतम सबसे सभ्यता है, ठीक। तो और धीरे धीरे जो आएगा वो मॉडिफाई मिलेगा आपको, ठीक। तो गांव से शहर क्यों लोग जाते हैं? क्योंकि गांव में
कई सारी चीज़ें आज भी वैसी ही हैं। अब जाके कुछ गांव ऐसे हैं जो काफ़ी सारा विकास हो चुका है, उन खरिंजों में भी नालियाँ बना दी गई हैं, तो घरों का पानी उन खरिंजों के से जो नालियाँ उनके थ्रू बाहर चला जाता है। लेकिन आज भी कई सारे गांव हैं जहाँ पर लोग जो रास्ते भूल गए, क्योंकि वो रास्ते साल 1.5 साल से नहीं आ जा रहे हैं, 10-15 साल, सॉरी साल 1.5 साल बहुत होता है, 20-25 साल से आना जाना उधर से बंद है कि रीजन, क्योंकि वहाँ घरों का पानी निकल रहा है, घरों का पानी निकल रहा है तो रास्ता ही जाम है, तो ऐसे रास्तों से कोई नहीं जाना पसंद करता है। हमारे गाँव में भी ऐसे कई सारे रास्ते हैं। क्या तो सबसे प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिक सभ्यता। दूसरी चीज़, इनका मुख्य आधार क्या था भैया? ग्रामीण है, खाना अन्न खाए तो कृषि, ठीक, ग्रामीण है भैया। ग्रामीण गांव में मुख्य आधार क्या होता है? फसल होती है, कृषि होती है, ठीक। अध्ययन के आधार पर देखा गया तो यहाँ पर 4 प्रकार की सभ्यताएं पाई जाती हैं। कैसी? 4 प्रकार की। मेसोपोटामिक सभ्यता में 4 प्रकार की सभ्यताएं पाई जाती है। सबसे पहली जो थी वह थी सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन, मैंने आपको बता रखा है कि एशिया में भी, भारत में जो आर्य आए थे वो कहाँ से आए थे? सुमेरियन से ही आए थे, सुमेरियन की सभ्यता से। तो लेकिन फिर कुछ मेसोपोटामिया में की सभ्यता, मेसोपोटामिया का कौन सा भाग शहरी था? तो जो पश्चिमी भाग था मेसोपोटामिया का वो था सुमेरियन। तो सुमेरियन जो सभ्यता थी यहाँ की शहरी सभ्यता थी। मेसोपोटामिया में सुमेरियन सभ्यता जो थी वो कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। दूसरा बेबीलोन की सभ्यता, बेबीलोन, बेबीलोन के नाम सुने हुए हो बचपन ऐसे, सिकंदर की जो कहानी सुने हो, क्योंकि सिकंदर के यहाँ क्या है? मकबरा है बेबीलोन में। सिकंदर का क्या है? मकबरा है। यहीं पर झूलता बगीचा पाया है। झूलता बगीचा मतलब उस बगीचे की बनावट ही ऐसी है कि आपको लगा कि अरे ये बगीचे पूरा झूल रहा है, ठीक, मतलब आंखों का नज़र का फेर है वहाँ पर। और तीसरी जो शब्द अशीरियन, अशीरियन आप याद कैसे करोगे? सीरिया याद है? सीरिया से अशीरियन। और एक और है केट्रिया। चौथी सभ्यता है कैट्रिया क्या होती है? सीरिया में क्या है? आईएसआई आतंकवादी संगठन है, मार काट चल रहा है, काटपीट यानी काटपीट से कैट्रिया, अशीरियन कैट्रिया। तो सुमेरियन सभ्यता, दूसरी बेबीलोन सभ्यता, तीसरी अशीरियन सभ्यता, चौथी कैट्रिया सभ्यता। तो ये प्रमुख 4 सभ्यताएं हैं। कहाँ पर? मेसोपोटामिक सभ्यता के ये भाग हैं। अध्ययन के आधार पर मेसोपोटामिक सभ्यता को 4 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहले सुमेरियन सभ्यता शहरी सभ्यता थी, और मेसोपोटामिया की पश्चिमी सभ्यता थी। और पश्चिमी सभ्यता ही शहरी सभ्यता थी। तो जो सिंधु घाटी में लोग आए थे, जो बाद में आर्य आए थे, आर्य यहीं से आए थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ठीक। दूसरी चीज़ बेबीलोन में ही सिकंदरवा का मकबरा है। और क्या बेबीलोन में और क्या मैंने बताया था? हाँ, झूलता हुआ बगीचा है। दूसरी चीज़ अशीरियन की सभ्यता और कैट्रिक। एक चीज़, जैसे आपको पता है कि जो पालतू जानवर होते हैं वो बहुत ही स्वामी भक्ति में ठूस के भरी रहती है। जैसे घोड़ा है, घोड़ा अगर आप पालें तो आपके यहाँ कुछ भी अगर गलत होने वाला है या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, उसने देख लिया, तो फिर या तो उस शख्स को नहीं छोड़ेगा, वो छूट गया तो ठीक, ये चिल्लाने लगेगा या मरनी मारने लगेगा, घूमने फिरने लगेगा, वहीं पर नाचने लगेगा, ताकि ये कुछ ऐसी अलग टाइप की हरकत करेगा जिससे आपको ये इस चीज़ की अनुभूति हो कि नहीं कुछ तो गलत होने वाला है। लेकिन जानवरों में एक प्रजाति है कांक्रेज एक प्रजाति है किसकी? गाय की एक प्रजाति होती है कांक्रेज एक गाय। जैसे आप कांक्रेज गाय पाल रखे हैं और आप चराने गए या कुछ भी कारण, या आपके दरवाजे बंधी है, या चराने गए, वहाँ पर आज से किसी से मारपीट शुरू हो गई और उसने अगर सिर्फ देख लिया तो भैया उस इंसान को कि खैर नहीं। और सबसे बड़ी सींग कांक्रेज की होती है, ठीक। कांक्रेज गाय जो प्रजाति है, इसकी सबसे बड़ी सींगें होती हैं। भैया बड़ी सींगें हैं तो बड़ी मार देती है।
बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्वामी भक्ति ठूस 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 के भरी गई है। क्लियर? तो ये रहा सबसे प्राचीन सभ्यता, प्राचीनतम सभ्यता की अगर बात की चाहे मेसोपोटामिया। दूसरी चीज़ कब से 5000 ईसा पूर्व तक, ठीक। दूसरी चीज़ क्या बोलते हैं इसको, हाँ, कौन कौन सी नदियाँ हैं, टिब्रिस और यूफ्रेटस, टिब्रिस यूफ्रेटस, टिब्रिस यूफ्रेटस, टिब्रिस और यूफ्रेटस, ये दो प्रमुख नदियों के बीच में ये सभ्यता पाई गई। दूसरा प्राचीनतम साक्ष्य थे 5000 ईसा पूर्व, कृषि साक्ष्य ने प्राचीनतम सभ्यता है। इनका मुख्य आधार क्या रहा है, कृषि व्यवसाय, कृषि मुख्य व्यवसाय कृषि। इस अध्ययन के आधार पर इस सभ्यता को 4 भागों में बांटा जाता है, शहरी सभ्यता सुमेरियन, बेबीलोन। लेकिन क्वेश्चन जब भी पूछा जाए कि मेसोपोटामिक सभ्यता शहरी सभ्यता थी तो आप गलत कर देंगे, नेवर। लेकिन मेसोपोटामिया की निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता शहरी सभ्यता कही जाती है, सुमेरियन। क्लियर? बेबीलोन, सीरिया, कैट्रिया, ये 3 और थी, कुल 4 सभ्यताएं थी। आ गया समझ में? तो आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। कोई भी पेपर पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, कब होगा, इन सब चीज़ों से, इन सब अटकलों से दूर रहें, ठीक है। किसी भी ऊट-पटांग चैनल को मत देखें कि आपकी मत मार जाए और आप सीधा चलते हुए उल्टा चलना शुरू कर दें। कहने का तात्पर्य ये है कि आप अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे हों और पढ़ाई ठप कर दें या पढ़ाई बंद ना करें या वो स्पीड से ना करते हैं। तो इसलिए इन सब अफवाहों से दूर रहें, बच के रहें। जो भी न्यूज़ होती है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दी जाती है, उस आधार पर न्यूज़ को सही माना करें, ठीक। तो क्योंकि इस समय बच्चों में बहुत सारा मतभेद चल रहा है, कौन सा एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ। अरे पढ़ना तो पड़ेगा भैया, पढ़ना तो पड़ेगा, कंपलसरी है, ठीक है। तो इस समय जो महामारी का दौर चल रहा है उससे बच के रहें, यही मेरी आज सभी से आग्रह, मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है। आप स्वयं और साथ ही अपनों को भी इस महामारी के दौर से, इस महामारी से बचा कर चलें। कई चीज़ें आप भूल चुके हैं, हाथों से छूट चुकी हैं, हाथों से निकल चुकी हैं। नौकरी वोकरी 4-5 साल बीत चुके, 4 साल तो पूरे बीत चुके हमारे स्टेट में। लेकिन अब एक और महामारी में भी हाथ धुलना है, तो कई सारी चीज़ों से हाथ धुल के आप आ गए हैं, आपके हैबिचुअल हो चुके हैं आप, क्योंकि आपकी आदत बन चुकी है। तो इसलिए अब हम कोरोना महामारी में हाथ धुलने में प्रॉब्लम नहीं होती। हाथ क्या जैसे धुलते रहें साबुन आबुन से ठीक ठाक, साथ ही बाहर जाएँ सैनिटाइज करके जाएँ, अंदर आए सैनिटाइज कर लें, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ ताकि आप भूलें ना या आप जागरूक रहें। तो इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।